हेलो स्टूडेंट्स, नंबर के असाइनमेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। हमने असाइनमेंट यहाँ से बनाने स्टार्ट कर दिए, अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर आप लेट कर दिए, तो मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा कुछ लोगों ने वीडियो अपलोड किया, 2-3 लोगों ने, लेकिन उन्होंने आंसर गलत लिखा है। पूछा है एम्पियर चक्र क्या होता है, कुछ लोगों ने एम्पियर का परिपति नियम लिख दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि पूरे आंसर लिखे भी नहीं है, 5वें क्वेश्चन के 2-3 आंसर छोड़ दिए जो उनको मिले भी नहीं है, लेकिन हमने पूरे बना लिए हैं और अपलोड करने वाले हैं। तो इससे कई सारे क्वेश्चन के आंसर कुछ लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं, कुछ आधे अपलोड कर रहे हैं, तो हम पूरे अपलोड कर रहे हैं आंसर। थोड़ा लेट आएगा आंसर बनाने में, सही करने में, तो लेकिन अपलोड पूरे हो जाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि कल संडे तक पूरे के पूरे असाइनमेंट के आंसर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी डिमांड होगा हम पहले उसको अपलोड कर देंगे। आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं, वहाँ हम असाइनमेंट के अलावा पढ़ाई की और सारी बातें भी करते हैं और भी क्या टॉपिक डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, एग्जाम रिलेटेड कैसा क्या रहेगा, और कुछ डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप कॉल नहीं कर पाएंगे, वो नंबर बंद बताएगा, लेकिन व्हाट्सअप में आप ऐड हो सकते हैं, उसमें से मैसेज कर सकते हैं हमको। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइबर और शेयर होंगे उतने ही जल्दी जल्दी हम वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम ये वाले असाइनमेंट का आंसर देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इसमें नवंबर असाइनमेंट का क्वेश्चन आ चुका है। हम क्लास 12 फिजिक्स में हिंदी मीडियम में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, भंवरधारा। अब भंवरधारा क्या होता है? यदि कोई चालक हमारे पास है, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में अपन परिवर्तन करते हैं तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। और जो धारा होती है ये वस्तु की गतिशीलता का विरोध करती है एक प्रकार से, मतलब वस्तु की तेजी से घूम रही तो उसको रोक देती है। आप इसको यदि समझना चाहते हैं तो इसके 3 उपयोग देखिए। इन 3 उपयोग की सहायता से हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका उपयोग है वो है धारामापी को रुद्धोल बनाने में। रुद्धोल वर्ड से क्या समझते हैं यदि हम बात करें तो अब होता क्या है, धारामापी की कुंडली में तांबे के विद्युतरोधी तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, धारामापी कुंडली हो जाती है, इसमें जो तांबे के तार होते हैं एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। जब कुंडली विक्षेपित होती है, मतलब कुंडली में जो सुई होती है दाएं बाएं घूमती है, तो ढांचे में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है जो कुंडली की गति का विरोध करती है। यदि भंवर धारा उसमें उत्पन्न नहीं होगा तो वो बाएं दाएं घूमती ही रह जाएगी। भंवर धारा होने के कारण अतः कुंडली बिना हिले रुक जाती है। तो एक प्रकार से कुंडली को ये स्थायी प्राप्त कर देता है, मतलब रुद्धोल, उसके दोलन को, रुद्धोल मतलब दोलन को रोक देता है। जो क्या बोलते हैं उसमें विक्षेपक होते हैं, सुई जो होती है जो नंबर बताता है इधर लेफ्ट राइट होते रहता है, तो उसके लेफ्ट राइट होने को रोक देता है एक प्रकार से। रुद्ध दोल, दोलन को रोक देने वाला काम, उसी को रुद्धोल कहते हैं। तो ये हो गया धारामापी, वही गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, मीटर जो भी यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट ये है प्रेरण भट्टी में। अब प्रेरण भट्टी क्या होता है इसे समझना चाहे, यदि आप किसी धातु को तीव्र परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो उसमें प्रबल भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। ये फलस्वरूप इतनी ऊष्मा निकालती है भंवर धाराएं कि धातु पिघल जाती है। यही प्रेरण भट्टी का सिद्धांत। भट्टी मतलब किसी को गर्म करना, पिघलाना। तो यहाँ पे हम धातु को पिघला रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ यूज क्या कर रहा है, हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यूज कर रहे हैं, जिससे भंवर धारा उत्पन्न हो रही है। भंवर धारा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्मा बढ़ रही है, ऊष्मा बढ़ी धातु पिघल जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड इसका। देन तीसरा उपयोग, ढक गया। तीसरा उपयोग विद्युत चुंबक ब्रेक में। विद्युत चुंबक ब्रेक विद्युत ट्रेन को रोकने के लिए। अब विद्युत ट्रेन को आप ध्यान से देखोगे तो नीचे में आपको एक ड्रम दिखाई देगा जो पहिए के साथ घूमते रहता है। अपन करते हैं क्या, उसमें पहिए की धुरी के साथ धातु का एक ड्रम लगा रहता है जो पहिए के साथ साथ घूमता रहता है। अब जब ट्रेन को रोकना होता है तो हम मशीन की सहायता से, जो ऊपर ड्राइवर के पास होता है, उसकी सहायता से वो ड्रम के पास तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अब जैसे ही ये तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे ड्रम के तीव्र भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, ड्रम में जैसे भंवर धारा उत्पन्न होगी वो ड्रम की गति का विरोध करेगी। ठीक है, भंवर धारा का मतलब ही होता है गति का विरोध करना। तीनों चीज में, दो केस में तो पढ़ ली गति का विरोध, तो ये होता है भंवर धारा। एक डायग्राम देखेंगे इसमें, तो ये डायग्राम देखिए। हमने क्या किया, वो डायग्राम छुप किया। हाँ, तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो पदार्थ है ये चुंबक के बीच में रखा गया, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में।
इसको घुमाएंगे तेजी से घूमेगा, लेकिन जैसे ही इसमें प्रबल विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी ये रुक जाएगा। तो ये डायग्राम बनाया गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा इस डायग्राम को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिक्पात कोण या नमन कोण को समझाइए। दिक्पात कोण और नमन कोण को यदि हम डीपली समझाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए अभी डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं सिर्फ। तो किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर कुछ इस प्रकार से, भौगोलिक आम्योत्तर इस प्रकार से के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। देन नमन कोण, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे उस स्थान का नमन कोण या नति कोण कहती है, और इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक डेरिवेशन है जो HIV में संबंध दर्शाता है, वो वाला नहीं पूछा है, इसने सिर्फ पूछा है कि tan थीटा इज इक्वल टू V/H, ये वाले के लिए बस पूछा है। तो हम डेरिवेशन लिखते हैं। माना किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता I, क्षैतिज तीव्रता H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V तथा नमन कोण थीटा है, तथा OACB समतल चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित करता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता I को हम दो भागों से बांट सकते हैं। डायग्राम देखिए, डायग्राम समझ में आए कैसे दो भागों में बांटते हैं। तो ये डायग्राम अपने पास, ठीक है, तो ये डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये मैग्नेट है, सॉरी, हाँ अब ठीक है, ये मैग्नेट है हमारे पास। इस मैग्नेट को हमने बांध के रखा स्वतंत्रपूर्वक। अब इधर यहाँ पे जा रहा है I, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है I को दो भागों में बांटे, एक H में गया एक V में गया, एक क्षैतिज बना एक ऊर्ध्वाधर बना, दो भागों में बट गया। क्योंकि I ही दो भागों में बट रहा, हमको पता है कि क्षैतिज के लिए cos थीटा होता है, ऊर्ध्वाधर के लिए sin थीटा होता है। तो चूंकि हम H को और V को ही बांट रहे हैं, इसलिए इनके इक्वल में जब लिखेंगे तो H इज इक्वल टू I cos थीटा और इज इक्वल टू I sin थीटा का ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बांट दिया कि ऊर्ध्वाधर घटक जो V था, ऊर्ध्वाधर ऐसे V नीचे की ओर, इसने लिया V इक्वल टू I sin थीटा, और जो H था इस तरफ वो H हो जाएगा I इक्वल टू cos थीटा, ये ठीक है। अब क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 तो है, tan थीटा चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देना पड़ेगा। हमने यहाँ भाग दे दिया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर I से I कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा लिखा गया। देन V/H इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ये होता है tan थीटा, हमने लिखा tan थीटा, ये हमारा प्रूव हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो सौ प्रेरकत्व क्या है? सौ प्रेरकत्व इसने यहाँ पूछा था, लेकिन मैंने सौ प्रेरण को भी थोड़ा समझा दिया कि सौ प्रेरण क्या होता है, उससे डेफिनेशन निकाल लिया कि सौ प्रेरकत्व क्या है। ओके, और फिर हम इसमें दोनों के लिए ग्राफ देखेंगे, ग्राफ को समझेंगे ग्राफ किस प्रकार से होता है। तो पहले सौ प्रेरकत्व में आ जाते हैं अपन। तो सौ प्रेरकत्व में डेफिनेशन, जब किसी कुंडली जब किसी कुंडली से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब अब कुंडली बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करोगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके फलस्वरूप उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। प्रेरित धारा कैसी धारा होती है? मतलब पहले उसमें कोई धारा बह नहीं रही थी, हमने कुछ ऐसी क्रिया की जिससे उसमें कोई अन्य धारा उत्पन्न हो गई, उसको प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। अब इसमें यदि हम बात करें कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तथा उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, तो फाई प्रोपोर्शनल I, फाई यहाँ पे क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, I क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो यहाँ पे आता है L, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू एल आई। एल यहाँ पे हमारा हो गया स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरक गुणांक, जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं, नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम L की वैल्यू 1 रख देते हैं, मान लेते हैं L की वैल्यू 1 है, तो I इंटू 1, सॉरी ओह मिस्टेक बोलने में, तो यदि हम मान लेते हैं कि इसमें बहने वाली धारा का मान 1 है, I की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एल क्या हो गया? L हो गया। मतलब जो फाई होता है वह L के बराबर, मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो है वो 100 प्रेरकत्व के बराबर हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है कि विद्युत धारा का मान 1 होना चाहिए तब। तो इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन बना लेते हैं अपना 100 प्रेरकत्व का, कि
किसी कुंडली का सौर प्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये बन जाता है डेफिनेशन इसका। तो ये क्वेश्चन पहला पार्ट हमने देखा। सेकेंड अब हम इसमें देख रहे हैं ग्राफ को। तो पहला ग्राफ पूछा था कि चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य ग्राफ, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य संबंध क्या होता है कि फाइव प्रोपोर्शनल आई। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि फाइव प्रोपोर्शनल आई होता ही है। तो यदि ये दोनों एक दूसरे से पाती है, मतलब जैसे जैसे आई का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फाइव का मान भी बढ़ेगा। इस पॉइंट पे ये दोनों का मान बढ़ा, इस पॉइंट पे ये दोनों का मान बढ़ा, इस पॉइंट पे ये दोनों का मान बढ़ रहा है। तो दोनों का मान इधर इधर देख रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अनुक्रमवादी आई का मान बढ़ेगा, बी का मान बढ़ेगा, आई का मान घटेगा, बी का मान घटेगा, ये चीज। ठीक है, देन सेकेंड इसका संचित इसी ऊर्जा वाला, इसमें जो सूत्र होता है यूबी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये प्रूव करने था, हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है। यूबी प्रोपोर्शनल, अब बाकी चीजें छोड़ देते हैं हम, तो यूबी प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, मतलब हम देख रहे हैं केवल संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा एवं धारा के मध्य संबंध, तो ये संबंध निकल रहा। तो इसके लिए यदि आप ग्राफ को देखोगे कि मान तो बढ़ रहा, यूबी का मान बढ़ाने पे आई का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन आई का मान ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब यूबी का मान 2 है तो आई का मान कितना, सॉरी आई का मान 2 है तो यू का मान 4 आ जाएगा। इस प्रकार से मान डबल होते कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है इसलिए ऊपर की ओर ही जाते हुए शो होगा ग्राफ। ठीक है, तो ये इन दोनों के मध्य ग्राफ हो गया। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सा, किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य उसको दर्शाते हैं स्मॉल एम से। ओके, और उसकी प्रभावी लंबाई मतलब 2l। इन दोनों के गुणनफल को ही अपन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल, यहाँ सूत्र लिखा है कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2l, बस डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट, इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और एम नॉट एल नॉट टी नॉट ए, इसका भी मिस होता है। देन हम डेरिवेशन देखते हैं। तो इसके डेरिवेशन में चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक में यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही वृत्ति कुंडली पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ होगा, तो टाउ इज इक्वल टू आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब जब भी क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, यहाँ साइन थीटा आ गया समीकरण एक। यहाँ पे चीजें लिखी हुई है कि कौन सा किसको क्या कहते हैं अपन। तो आई कुंडली में बहने वाली धारा हो गई, और ए कुंडली का क्षेत्रफल हो गया, थीटा ए और बी के बीच का कोण हो गया, और बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक, फिर किंतु हमको पता है कि ये प्रूव हमने किया था कि टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है। बल आघूर्ण निकालते हैं, बल युग्म आघूर्ण निकालते हैं। तो समीकरण एक को देखोगे और समीकरण दो को, वो भी टाउ बराबर था, ये भी टाउ बराबर है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देखिए। समीकरण दो देखा, ये समीकरण एक देखिए, ये समीकरण एक टाउ इक्वल टू लिखा है। ठीक है, और ये समीकरण दो, यहाँ भी टाउ इक्वल टू लिखा है। तो दोनों का इक्वल हो जाएगा राइट साइड, तो हमने इक्वल कर दिया। तो एम बी साइन थीटा आई ए बी साइन थीटा, एम को छोड़ के बाकी सब चीज़ को नीचे ले गए, बी से बी कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा केवल एम इक्वल टू आई ए, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस में लिख दिया कि अतः किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में बहने वाली धारा मतलब आई और उस कुंडली के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या बोलते हैं एम्पियर चक्र क्या होता है। ठीक है, तो कुछ यूट्यूबर ने इसे गलत आंसर डाला है कि एम्पियर चक्र की जगह उन्होंने एम्पियर का प्रति नियम लिख दिया, तो वो नहीं होता एम्पियर चक्र। मैं इसका आंसर यहाँ लिख नहीं पाया, आई थिंक फोटो की समय से वो नीचे हो गया, तो मैं उसका आंसर लास्ट में दिखा देता हूँ इसके वीडियो के लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की क्रोड में लोहा क्रोड पर तापमान अधिक या लोहा द्रवावस्था में होता है, पिघली अवस्था में कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता। अच्छा ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखना भूल गया शायद, इसका फिफ्थ का क्वेश्चन ये कहता है कि पृथ्वी क्रोड में लोहा है, जब लोहा उसके क्रोड में है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसका आधार क्यों नहीं मानते चुंबकीय क्षेत्र का। रीजन क्या होता है कि पृथ्वी के क्रोड में जो लोहा है वहां पे उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो लोहा वहां पिघल जाता है, मतलब द्रवावस्था में होता है। द्रवावस्था में, द्रव की अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। अतः भूगर्भ शास्त्री
लोहा को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है असाइनमेंट का, लेकिन इसका आंसर नहीं लिखा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की। तो नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, सॉरी, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। ठीक है, मतलब धारा का मान गिरावट हो रही है। तो यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में 100 प्रेरकत्व कितना होगा। तो जो चीज़ हमको दी हुई है क्वेश्चन में, हम पहले उस चीज़ को लिख लेते हैं कि समय हमारे पास दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, धारा फर्स्ट वाली धारा दी है 5 एम्पियर, बाद में गिर गया तो 0 एम्पियर था, वो विद्युत वाहक कितना था तो 200 वोल्ट था। फॉर्मूला हमको पता है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू -L di/dt, मतलब विद्युत वाहक बल, एप्सिलॉन को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, और यहाँ पे हमको L ही तो ज्ञात करना है, 100 प्रेरकत्व। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं di/dt को I2 - I1/t ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी अपन। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 200 पुट कर दी, -L रखा, I2 की वैल्यू 0 रखा, I1 की वैल्यू 5 रखा, 5.0। तो माइनस में 5 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, केवल हमारे पास L बचा। यहाँ पे 0.1 को हमने 1/10 कर दिया और 5 को भी यहाँ ले गए। भाग करने पे हमारे पास आंसर जो आता है कुल मिला के वो आता है 4 हेनरी। अब जो इसका सा पार्ट था, बहुत लोगों ने इसका आंसर भी नहीं लिखा है। ठीक है, इसका सही आंसर ये है कि उसमें दिशा पूछा है, क्वेश्चन घुमाने के लिए दिशा पूछा, कई लोगों ने इसे दिशा बता दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार होंगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार होंगी तो बल रेखाएं वृत्तीय रूप में होंगी, और वृत्तीय रूप में जब वे होंगी तो प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। जब प्रेरित धारा ही उत्पन्न नहीं होगी तो उसकी दिशा कहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को, अच्छा एक चीज़ इसमें और, सॉरी इसमें एक चीज़ और छूट गया, जो मैंने क्वेश्चन 4 का मैंने लास्ट में शायद मैंने खींच दिया था, ये रहा एम्पियर चक्र क्या होता है। तो यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो एम्पियर चक्र n = ni होता है, ये इसी को एम्पियर चक्र बोलते हैं अपन, और कुछ नहीं है एम्पियर चक्र ज़्यादा इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 का था, इसको आप क्वेश्चन 4 में लास्ट में ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत सारे असाइनमेंट और जितने भी असाइनमेंट के आंसर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी सब्जेक्ट के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से असाइनमेंट के आंसर नोट कर सकते हैं। थैंक यू।